अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मिनी बजट के हवाले से। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि उसको जल्द पेश कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज़ इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो टैक्स का मामला है वो भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। IMF की कुछ जो रेगुलेशंस थी, IMF की कुछ डायरेक्शंस थी, उनके मुताबिक किस तरीके से मिनी बजट जो है अफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक अहम जो पॉइंट मेंशन किया शौकत तरीन साहब ने, वो कहते हैं कि 6 खरब रुपए की एडजस्टमेंट के साथ जो मिनी बजट पेश होगा उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की फेवर में है और घबराने की कोई बात नहीं है। इकॉनमी या मईशत जो है वो बेहतर ट्रैक पर आ रही है, एक बार फिर से शौकत तरीन साहब का भी ये कहना है। लेकिन हमने ये भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में दोबारा से रद्द-बदल करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक अहम कंसर्न जो कि वो ये है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इससे अफेक्ट होने जा रही हैं। साथ ही साथ जो 20 शहर हैं उनसे जो है उसको हटा के 40 शहरों तक जो है टैक्सेस में चेंजेस की गई हैं। स्पेसिफिकली जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है उसके वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस लागू होने जा रहे हैं। जितनी भी सेल डीड्स होंगी या सेल के साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं उस पर भी इफेक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा अहम कंसर्न है। और भी इसके साथ साथ प्रोग्राम में जो मज़ीद डेवलपमेंट उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे डॉलर के हवाले से, डॉलर की प्राइसेस के हवाले से एक बार फिर से कंसर्न देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान है वो भी इफेक्ट होती जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद इकोनॉमी एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे शौकत तरीन साहब के स्टेटमेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इकोनॉमी जो है दुरुस्त ट्रैक पर है और आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? देखें, पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि पेशेंस हर किसी की सेम नहीं है। जिसकी अर्निंग्स बेहतर हैं उसके पास पेशेंस ज़्यादा है, जिसकी अर्निंग्स कम है उसका पेशेंस ऑफ कोर्स कम है। तो जितनी जिसकी आमदन है उस हिसाब से पेशेंस जो है वो ड्राइव की जाती है। एबिलिटी कहते हैं उसको, जो है वो एब्जॉर्ब करने की जो भी मुश्किलात होती हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हिस्सा जो है लोगों का वो है जिसकी पेशेंस नेचुरली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी की अर्निंग्स इतनी नहीं है और वो पॉवर्टी लाइन के पास है और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए बिजली की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों या फिर खाने पीने की अशिया की कीमतें हों, ये सब जो है वो पेशेंस में नज़र नहीं आ सकती। ये बहुत मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। जी। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन देखें, अब कर्जा लेके उसे सब्सिडी में दे देना या उसे कैश जो है हैंडआउट्स में दे देना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप वही कर्जा लेके किसी को इस काबिल करें कि वो खुद कमा सके, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन ये प्रोग्राम्स ज़्यादा बेहतर हैं बनस्बत इसके कि कर्जा लेके आप कैश में दे दें, सब्सिडी दे दें, 2000 दे दें, 3000 दे दें। तो मेरे ख्याल में ये आपको दुनिया तो सराह सकती है कि जी ये ज़बरदस्त काम हुआ, लेकिन ये आपकी इकॉनमी में आपकी मईशत को सस्टेनेबल नहीं कर सकता, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म नहीं है। जी बिल्कुल, जब तक आप एक आम आदमी को इस काबिल नहीं करेंगे कि वो दुनिया के लेवल पे कम्पीट कर सके, उसकी बेसिक एजुकेशन बेहतर हो, उसकी सेहत बेहतर हो, उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो बेहतर, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, ये बेसिक्स हैं सारे। इस पे हम जब तक काम सही मानों में नहीं करेंगे या एनर्जी उसको बेहतर मिले, ये जो है यूटिलिटीज़ जो हैं उसको अफोर्डेबल मिले, ये एक बिज़नेस के लिए भी ऐसा ही है, ये एक आम आदमी के लिए भी ऐसा ही है। बिज़नेस को भी अगर इस तरह की चीज़ें बेहतर मिलेंगी और उसको जो है अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी। देखें, किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए एक इंसान का काबिल होना, इंसान की सेहत बेहतर होना, इंसान की सोच समझ बेहतर होना, उसकी तालीम अच्छी होना, हमारी जनरेशन को बेहतरी की तरफ लाने का मकसद ये है कि आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो। तो हमारा सारा दारोमदार इस पे होना चाहिए लिविना, कि हम एक आम आदमी को कितना बेहतर सेहत दे रहे हैं, कितनी बेहतर तालीम दे रहे हैं, कितना बेहतर उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें वो फले फूले और वो अपना बेस्ट दे सके सोसाइटी को। ये सबसे बेहतरीन चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए। ये बाद में चीज़ें आती हैं कि जी वो जो है अपनी आप फूड जो क्रॉप्स हैं उनको बेहतर करें, एनर्जी को बेहतर करें, फिजिकल साइड को बेहतर करें। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो ये करना है, आपने अपनी एनर्जी सप्लाईज को बेहतर करना है, फिर आपने टेक्नोलॉजी में काम करना है, अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट्स को छोटा करना है, गवर्नमेंट को अपने लॉस को जो है इस काबिल करना है, अपने लॉस को जो है कंट्रोल करना है। लेकिन साथ साथ ऑस्टेरिटी की भी बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब से वो आए हैं। खुर्रम साहब, ऑस्टेरिटी कैंपेन के ऊपर PTI का बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दिया। पिछली हुकूमतों ने ऑस्टेरिटी कैंपेन्स के हवाले से कोई कोशिश नहीं की। एक बार फिर शौकत तरीन साहब का कहना है कि 50 अरब रुपए की कमी का फैसला
समझौता किया जाएगा, क्या ये काफ़ी है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? जिस तरह आपने भी सब्सिडी की भी एग्जांपल दी, और किस तरीके से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो सकती है हमारी इकोनॉमी, उसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं लॉस की ये बात कर रहा था कि लॉस को कम होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रादर देन बहुत सारे लॉज हों और वो इफेक्टिव ना हो। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो लॉ का बेसिक रूल ये है कि वो कानून ऐसा बने जो कि उसका कुछ असर हो, ना कि इतने सारे कानून बना लें कि कोई एक भी काम जो है वो ना कर रहा हो। ठीक है। तो दूसरी बात जो आपने की ऑस्टेरिटी की, ऑस्टेरिटी हमने कहाँ की है? हमने कहाँ पैसे इतने काटे? नहीं काटे। ये जो अभी कहा ये बहुत वेलकमिंग स्टेटमेंट है, लेकिन हमें बहुत कुछ और करना है। हमें बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स इस तरफ लेने हैं कि 50 बिलियन नहीं 500 बिलियन कम करने हैं हमने अपने जो हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, हमने देखिए गवर्नमेंट को जॉब प्रोवाइड नहीं करनी होती दुनिया में। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करती, जॉब के लिए रास्ते बनाती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करती जॉब है, के लिए रास्ते बनाती हैं। वो एक प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को इस काबिल करती हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी भी लेती हैं फिर कि आप इस इकोनॉमी में ऑपरेट करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, लेकिन आपके ये आउटकम्स होने चाहिए कि इतनी जॉब्स भी क्रिएट हों, लोकल्स को आप ऑनबोर्ड करें, उनको इस काबिल करें, और आप टैक्सेस में भी अपना एक रीजनेबल हिस्सा दें। देखिए जब भी एक जस्ट होती है ना सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी से, आप तो लॉ की स्टूडेंट हैं, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है कि जो कानून होता है, जो इंसाफ होता है, जो बैलेंस होता है बीच में, वो बैलेंस आपको इंश्योर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, ये कोर्ट्स होते हैं, इवन मीडिया टू सर्टेन एक्सटेंट होता है, फिर आपकी गवर्नमेंट खुद होती है। ये उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक आवाम के और गवर्नमेंट के, स्टेट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है कि कोई भी डिसबैलेंस हो सोसाइटी में उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं कोर्ट्स, या इस तरह के इंटरमीडिएट या बीच में जो मिडिल मैन एग्जीक्यूटिव बॉडी भी किसी के साथ गलत हो रहा है सोसाइटी में किसी भी तरह का, उसको वो बेहतर करें, न्यूट्रलाइज करें, तो सोसाइटी में बैलेंस रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इकोनॉमी में आप जॉब्स क्रिएट करने की बात करती हैं, इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करती हैं, आप खुद बिजनेस में नहीं आते, गवर्नमेंट खुद बिजनेस में नहीं होता, गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड देती है, वो टैक्सेस देती है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें एक आम आदमी को फायदा होता है। मैं ये कहता हूँ कि जी मैं कंपटीशन इसलिए क्रिएट करता हूँ, लोगों को आपस में इसलिए मैं compete करवाता हूँ, या इंडस्ट्रीज को, कि उनकी जो प्राइस निकले उस प्रोडक्ट की, वो एक आम आदमी के लिए कम से कम हो और उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो। कंपटीशन का ये फायदा होता है। तो जब भी हमारे इकोनॉमी में कंपटीशन ऐसा नहीं है, आप जितने सेक्टर्स उठा लें, आपको ज्यादातर जो है कार्टेलाइजेशन मिलेगी, या फिर आपको ज्यादातर मोनोपोलीज मिलेंगी, या ज्यादातर आपको जो है ना ओलिगोपोलीज, यानी कि बहुत सारे बिजनेस आपस में कोलूड करते हैं, प्राइस सेट करते हैं, सप्लाई सेट करते हैं। ये बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, हर कोई नहीं है लेकिन काफी ज्यादा हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है नुकसान, कि एक आम आदमी को महंगी चीज मिलती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, मीडियोक्रिटी की तरफ हम जाते हैं, बेस्ट एक्सीलेंस की तरफ हम नहीं जाते। तो हमें क्या होता है कि जी इंपोर्ट करना पड़ता है फिर हमें। अच्छा खुर्रम साहब, एक पॉइंट जिसके ऊपर मेरी आपसे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई थी, शौकत तरीन साहब ने भी उसको एक बार फिर इंडोर्स किया। वो ये कह रहे हैं जो पल्स बाइंग की चीज़ें होती हैं, लग्जरी बाइंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता अगर उसको कट डाउन कर, लेकिन उस पर भी हैवी ड्यूटीज़ लगाने का, इम्पोज करने का वो सोच रहे हैं। मजीद और क्या बेहतर हो सकता है जिससे आपको लगता है कि नेशनल एक्सचेकर को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है? देखें हमें ये शॉर्टकट्स जो है ना वो तो चलते रहेंगे, एडोसिज्म चलता रहेगा, या फिर जो है वो हम साथ साथ छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते रहेंगे। ये सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म नहीं है। आपने टेम्परेरीली आपने ये किया कि आपने कुछ ड्यूटीज बढ़ा दी, आपने कुछ इंपोर्ट्स बैन कर दी, रोक दिया आपने, वो कुछ हद तक, कुछ वक्त तक तो ठीक है लेकिन ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं। आप इसके साथ साथ दूसरा जो एरिया है वो ये करें कि आप अपने फिस्कल को ठीक करें, यानी कि आपके टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कितने टैक्सेस और इम्प्रूव हो सकते हैं, जस्टिफाइबली किस किस के पास से टैक्स नहीं आता उनको लगाएं टैक्सेस, बेशक कम लगाएं, लेकिन जो टैक्स नहीं देते, कमाते हैं, टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स लगाएं। यहाँ एक आम आदमी भी टैक्स देता है, आपको पता है, इनडायरेक्टली। जी बिल्कुल, इनडायरेक्टली तो है और बहुत ज्यादा है, भी टैक्स देती हैं, उस पे प्राइस मैनिपुलेशन भी आपसे होती है, जो लिखी हुई होती है उससे ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफेज इसकी एग्जांपल है आपकी प्राइस। इवन स्टोर्स पे, आप दुकानों पे आपकी जो प्राइस लिखी होती है वो इंश्योर नहीं हो रही होती, वो इन्फोर्स नहीं होती। ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन तो आपकी एक आम आदमी को बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि आप अपने कुछ की एरियाज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जी आप अपने जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को बेहतर करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, आप अपनी पूरी जो सप्लाई चेन है इसको बेहतर करें, आपके यहाँ कैपिटल किस जगह जाना चाहिए, यानी कि आपका पैसा
किस अपॉर्चुनिटी में किस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जाना चाहिए, उस पे आप काम करें। आपके क्या क्या इश्यूज हैं? एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट का इशू, क्लाइमेट का इशू है आपके यहाँ, ये सारे प्रॉब्लम आप स्ट्रेटेजाइज करें, प्रायोरिटाइज करें कि देखें जी हमारे ये कंट्री के इश्यूज हैं, ये जनरेशन हमारी फेस कर रही है, इस जनरेशन को हमने इस तरफ लेके जाना है। थॉट लीडर्स जो होते हैं ना, खुर्रम साहब, उन्हें हमें लाके अपनी ब्रेक लेना है और बस क्विकली ये बता दें मिनी बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? तकरीबन कोई 550-600 अरब रुपए एक्स्ट्रा जो है लगेंगे टैक्स। ठीक है, उससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और बात करेंगे रुपी डेप्रिसिएशन और डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो कितने जो है फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं और इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि कैसे स्टेबल हो सकती है। साथ ही साथ अब प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे जो मौजू वो है डॉलर की ऊँची उड़ान के हवाले से। एक बार फिर डॉलर की प्राइसेस जो हैं 1.5 रुपये जो है लगभग बढ़ चुकी है, 179 रुपये और 50 पैसे का हो गया डॉलर। साथ ही साथ हमारी स्टॉक मार्केट भी इफेक्ट हो रही है। जी खुर्रम साहब, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, अभी जो क्रैश हुआ है, ऐसे क्रैश ही कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक सिंगल डे में जो डिक्लाइन आया है, तो ये क्रैश क्या, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, 2 अरब डॉलर का, तकरीबन 2 अरब डॉलर का एक दिन में लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स का। उसकी 2 बड़ी वजूहत थी। एक तो इम्पोर्ट बिल, हमारा दरामदी जो बिल होता है कि बाहर से चीज़ें जो मंगवा रहे हैं, उसका जो साइज़ है वो तकरीबन कोई 7.5 पौने 8 बिलियन डॉलर्स का हुआ है तकरीबन। ये हिस्ट्री में हाईएस्ट एक सिंगल महीने, एक सिंगल महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरामदाद हुई हो हमारे मुल्क में। 74-75 साल की हिस्ट्री में हमारे पहली मरतबा हुआ इतना बड़ा। और उसके साथ साथ फिर वो डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट हमारी 3 अरब डॉलर भी नहीं है और इम्पोर्ट हमारी बाहर से जो मंगवा रहे हैं वो 8 अरब डॉलर के करीब है। जो यहाँ से बाहर जा रहा है, जो हम दुनिया को दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो 3 अरब डॉलर भी नहीं है। तो 5 अरब डॉलर का जो फ़र्क है ये बहुत बड़ा है। इससे फियर्स आ गए दोबारा इन्वेस्टर्स को कि इतना बड़ा इंपोर्ट का जो डिफरेंस आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये कैसे पूरा होगा आगे अगर ये कंटिन्यू करता है। ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना होने के बराबर, लेकिन इस गैप को फिल कैसे किया जाए और कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर कोई मेजर्स नहीं लिए जाते। जी, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो मार्केट गिरी और फिर उसमें ये हुआ कि जी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ रही हैं, डॉलर हो सकता है दोबारा से बढ़ जाए रुपये के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी था कि अभी स्टेट बैंक शरह सूद में शायद फिर और इजाफा कर दे। जब भी याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ता है, जब भी शरह सूद बढ़ती है, जो कंपनियां होती हैं उनके प्रॉफिट्स कम होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उन्होंने अब डेट, कुछ कंपनीज ने, कुछ सेक्टर्स ने बहुत हैवी जो है कर्जे लिए हुए होते हैं। तो जब भी शरह सूद बढ़ती है तो कर्जों के कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वापस पे करने से प्रॉफिट कम होते हैं। इसलिए उनके स्टॉक्स जो हैं वो उसमें ये रिफ्लेक्शन नजर आती है कि जी हो सकता है स्टॉक, जब कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी या कम परफॉर्म करेगी तो स्टॉक्स में कमी आती है। फिर लोग ये भी करते हैं कि जो इक्विटी इन्वेस्टर होता है वो अपने जो है वो स्टॉक्स बेचते हैं और वो फिक्स इनकम में चले जाते हैं कि शरह सूद जहाँ ज्यादा मिल रही है हम वहीं चले जाएं और रिस्क भी बढ़ जाता है। IMF अभी फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, अभी उसमें चीजें बाकी हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में लोग निकले और फिक्स इनकम की तरफ, क्योंकि हुआ ये था कि गवर्नमेंट क्या करती है, कर्जा लेती है बैंकों से। गवर्नमेंट ने उससे एक दिन पहले, जो ये क्रैश हुआ इससे एक दिन पहले कर्जा लिया, कर्जे के लिए गई, उस कर्जे में शरह सूद बहुत ऊपर हो गई। तो ये इशारा मिला कि हो सकता है कि जो अगला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें शरह सूद बढ़ जाएगी, बढ़ने के चांसेस हैं। तो बैंक्स ने क्या किया कि जब कर्जा लेने गई गवर्नमेंट, तो बैंक्स ने कहा कि जी हमें इतने आप रेट देंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। ये डाउन साइड है बेसिकली गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स की सेकेंडरी मार्केट, कर्जों की मार्केट डेवलप ना करने का ये डाउन साइड है। इससे क्या फर्क पड़ा कि गवर्नमेंट को जहां पे 9% पे या 10% पे रेट पे कर्जा मिलना चाहिए था वो 12 और 14% पे मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के पास जो कर्जे की जो कॉस्ट है कर्जा वो बढ़ गया। 4% बढ़ने का मतलब पता है क्या है? 4% बढ़ने का मतलब है तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए बढ़ जाना। वैसे ही सूद बढ़ने से आपका कर्जा मजीद बढ़ गया। तो वो कर्जा किस पे आता है? आम आदमी पे ही है ना। फिर उसी की वजह से महंगाई होती है, फिर शरह सूद बढ़ती है तो उसका और जो है वो इम्पैक्ट आता है बिजनेसेस पे भी। फिर एम्प्लॉयमेंट उस तरह से जनरेट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, तो उसमें मैं एक सिल्वर लाइनिंग बताना चाह रहा हूँ। देखिए हुआ ये कि एक तो कर्जे, ये शरह सूद का बढ़ जाना और उसकी ये खदशात के मजीद बढ़ेगा, और फिर ये करंट अकाउंट का बढ़ जाना कि डॉलर और रुपये हो सकता है दोबारा हो जाए, बढ़ जाए, जो कदर है रुपये की कम हो जाए।
तो फिर इन्वेस्टर यहाँ से निकले तो वो क्रैश हुई मार्केट। लेकिन दूसरे एंड पे क्या हुआ है, आज एक डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरेबिया की तरफ से। $3 अरब जो बात की जा रही थी कि सऊदी अरेबिया जो है कर्ज देगा 1 साल के लिए, वो आज अप्रूव होके आ गए। तो कर्जा तो हमने तो कर्जा मजीद ले लिया है, लेकिन वो कर्जा आ गया है तो डॉलर्स हमारे पास $3 अरब अपने रिजर्व्स में आ गए, ट्रांसफर हो गए। और 1.2 अरब डॉलर की, $1.2 बिलियन की जो फैसिलिटी दी है कि आप तेल मंगवा लें आज, हम आपसे ये $1.2 बिलियन 1 साल बाद लेंगे। ठीक, उस पे भी हमें सूद देना पड़ेगा। सही। देखिए कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमें कर्जों को रोकना है। कर्जे हमारे, आपको पता है कर्जे का क्या मतलब होता है? जब भी आप कर्जा लेते हैं अपना फ्यूचर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपना मुस्तकबिल आप दाव पे लगा देते हैं जब भी आप कर्जा लेते हैं। ठीक, ये एक प्रूवन चीज है। ठीक है। जिस तरह आपने कर्जों की बात की, इस पे खुर्रम साहब सबसे जो खतरनाक हमारे लिए एक चैलेंज है वो IMF के कर्जे होते हैं क्योंकि इनका जब इनको कंपेयर करते हैं दूसरे बैंक्स के मुताबिक जो है ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। अब IMF की कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि हमें क्वालिफाई करनी होती हैं, और IMF की तरफ से क्या आपको लगता है इस वक्त जो डिक्टेशन दिया जा रहा है या जो वो कह रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रा थोड़ा ख़तरनाक है? तो हम इस पोजीशन में है कि डिक्टेशन ना लें। अच्छा, किसका कसूर है IMF के पास जाके और कर्ज लेना? IMF का कसूर थोड़ी है। पिछली हुकूमतों का इसमें रोल कितना है? नहीं, हम सबका कसूर है। अच्छा, हम सबका कसूर है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका नहीं है उसका नहीं है। प्लीज हमें इसको ना अब इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, हम सारे पाकिस्तानीज हैं ना। हम सब ने जिसको मौका मिला है उसने कोई खास चीज तो नहीं की ना, चीजें खराब ही की है ना। हम सारे रिस्पॉन्सिबल, प्लीज इसको एक्सेप्ट करें, हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ये कह के नहीं बच सकते कि जी उसने ये किया था तो ये तो उसका प्रॉब्लम है, ये अब हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये इतने सालों से जो कॉन्स्टेंटली आ रहा है, अगर हम ये पिछले कई सालों की बात करते हैं और फिर उसके बाद जो इससे पहले जो दहाइयाँ गुजर चुकी हैं उनकी सारी जो जितने भी काम थे उनका जो टेन्योर था उसमें तो हम रिजॉल्व कर नहीं सके इश्यूज। अब कैसे हम इसको इतना क्विकली रिजॉल्व करेंगे? ये तो कह रहा हूं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? एज अ कंट्री, एज अ कॉम हमारा ही तो है। प्रॉब्लम ये है अब कि हमने इतना अपने आप को फंसा लिया है कि अब इससे निकलना इतना आसान मुश्किल है बहुत। लेकिन देखें हर चीज का एक तरीका, एक सोल्यूशन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि जी अब हम IMF के बगैर नहीं कर सकते। आपका चाइना दोस्त है ना, आप उसको हर मुश्किल वक्त का साथी मानते हैं ना। आप क्या, आज हमें $22 अरब की जरूरत है, आप चाइना से रिक्वेस्ट ये नहीं कर सकते कि हमें IMF के चुंगल से निकलना है, ठीक है? आप हमें जितना IMF रेट दे रहा है ना, इसी रेट पे दे दें कर्जा, इसी रेट पे इतना कर्जा दे दें, इतने साल के लिए कर्जा दे दें बस, ठीक है? नहीं हो सकता ये हो सकता है लेकिन क्यों आखिर इस पे एग्जैक्टली, लेकिन इस पे आखिर सोचा क्यों नहीं जा रहा? तो क्या वजह ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये मुझे नहीं इसका अंदाजा, लेकिन मैं तो एक सोल्यूशन आपको एक ऑफर करता हूँ कि देखें सोल्यूशंस होते हैं हमेशा। ठीक, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर चीज देखनी पड़ती है, सिस्टम्स हैं, लेकिन आपको निकलने के लिए 2 चीजें करनी पड़ती हैं। पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा, ठीक है, और जिसने टैक्स नहीं दिया उसको टैक्स करें, जो टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लाएं। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, चाहे रियल एस्टेट है, गोल्ड में पैसा जा रहा है, नेशनल सेविंग्स में जा रहा है, बॉन्ड्स में जा रहा है, पकड़ें उनको, डालें उनको, लेकर आए, टैक्स लें उनसे। प्लस सिर्फ टैक्स लेना, टैक्स हमारे पास कोई कम नहीं होता है इतना ज्यादा, जहाँ टैक्स लग रहा है ना उसको भी प्लीज रिविजिट करें। देखें जब आपका एक आम पाकिस्तानी मेंटली फिजिकली बेहतर नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, आप लिख के ले लें, आपके 50 साल में भी कुछ नहीं होगा। इसकी रियलाइजेशन अगर इस गवर्नमेंट में आ गई, लेकिन लोगों को भी अनफॉर्चुनेटली रुझान नहीं है। मैं कह रहा हूं तालीम का, वो खुद भी तालीम की तरफ नहीं जा रहे। ये गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, वो ये कि ये जो अनयूजुअल वे है ना, जो मैंने अभी आपसे कहा, डायरेक्शन चेंज, ये कर ले बस। सिर्फ ये ना सोचे कि मैंने 2 साल में अगले वोट लेना है दोबारा। आप यकीन करें, आप 50 साल का सोचें, आप ये नैरेटिव क्रिएट करके ट्रेडिशनल वे में ना सोचे, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। बिल्कुल, आप यकीन करें, आपने ये डायरेक्शन चेंज कर दी ना, अगर जो मैं अभी आपसे 2-4 बातें की, इसमें बहुत सारी और चीजें, बहुत सॉल्यूशंस हैं अलमीना, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है। हम ये सोच लेते हैं ना सॉल्यूशंस नहीं है, तो सॉल्यूशंस नहीं होते फिर। ऐसा नहीं है सॉल्यूशंस नहीं है, सब कुछ है। विलिंगनेस की जरूरत है, विल की जरूरत है, बैठ के प्रायोरिटी देने की जरूरत है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि भाई ये प्रॉब्लम्स पहले हैं, इनको सॉल्व करते हैं, छोड़ दें सब चीजें। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रायोरिटीज हैं। हम ओपन हैं, हमने हर डिसीजन लेना है। लेकिन अगर इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया हुकूमत की तरफ से, आपको लगता है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन भी वन पेज पर होगी, वो उनको सपोर्ट करेगी अगर इस तरह कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सही डिसीजन लेना, सही डिसीजन सोचें, लें, सब आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। ऑपोजिशन क्या है? ऑपोजिशन कोई अगेंस्ट तो नहीं है ना मुल्क के। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हर कोई अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करता है, वो अपने इक़्तिदार के लिए करता है।
लेकिन माजिद के साथ ऑपोजिशन ने इस वक्त बहुत ज्यादा किया पिछले 2-3 अच्छा, सालों में सीपैक को जिस तरीके से डेविल्स एडवोकेट खेलते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट जब थी उसको क्या किया था, ये सब किया था ना। प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक। फिर इस गवर्नमेंट के साथ वही हो रहा है जी, तो ये तो फिर चलता रहेगा। बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने क्या करना है, जो ये कर भी सकते हैं, जिनकी वजह से इनके पास वोट दिया आवाम ने, इन पे बहुत रिलाई किया, ट्रस्ट किया है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। पिछली गवर्नमेंट नहीं किया उन्होंने गलत किया, उन्होंने 2 नंबरियां की, करप्शन की, पिछले कई जो है सारी गवर्नमेंट्स खराब थी जी। इस गवर्नमेंट को इस कौम ने जो है एक मैंडेट दिया है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है इस पे बहुत आर्डेंट हैं, इस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत आर्डेंट है, इस पे हमारे देखिए चाहते हैं सब में बेहतर करना। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द वे जाके सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे एफबीआर के हवाले से कि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा कर दिया गया है, क्या मामला है, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे ओवरऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर डिफरेंट जो सिनेरियोज है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू किया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे एफबीआर के हवाले से। एफबीआर ने बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा कर दिया है और 20 से 40 शहरों की लिस्ट जो है अपग्रेड हो गई है। जी खुर्रम साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखें एफबीआर जो है वो रियल स्टेट पे भी उसने काम किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई प्राइस सेट करना रेगुलेटर का काम नहीं है। अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है कि आप प्राइस सेट कर दें और 90% रेट्स को हाई कर दे। क्या ये रियलिस्टिक है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फॉर्मुलाइज सस्टेनेबल तरीका क्या है। सस्टेनेबल तरीका ये ठीक है, एक स्टेप लिया गया है और ये रेट्स जो हैं वो डेफिनेटली ये कि एक प्रैक्टिस है आम कि अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो 10% पे कर दें, 5% पे करें आप चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू पे कर दें और बाकी कैश में दे दें 90%। और टैक्स आपके वो स्टैम्प ड्यूटी लगती है या कुछ भी होगा वो आप चेक पे दे दें। और जब आप बेचने जाएं तो वो उस चेक से भी नीचे प्राइस जो है ना दें उसको, बाकी और कैश में दे दें और कैपिटल गेन भी आप खा जाएं। तो ये बहुत बड़ा मसला। आपको पता है रियल एस्टेट की मार्केट तकरीबन 600 अरब डॉलर की है पाकिस्तान की। 600 अरब डॉलर, हमारी इकोनॉमी 300 अरब डॉलर की मुश्किल से है और रियल एस्टेट की मार्केट 600 अरब डॉलर की है। और टैक्स कितना आता है हमें? कुछ परसेंटेज भी नहीं आता हमारे पास जो रियल एस्टेट से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा पोटेंशियल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ एक ये जो डिफरेंट फेजेस हैं और डिफरेंट जो है वो इलाके हैं, इनके कुछ फेजेस ऐसे हैं कि उसका एक मैं पोर्शन मैंने कैलकुलेट किया तो 15 बिलियन डॉलर का पोर्शन बनता था उस एक खास इलाके का, छोटे से एरिया का। 15 बिलियन डॉलर्स का उसकी वैल्यू जो चल रही थी। स्टॉक मार्केट का जो फ्री फ्लोट है ना, यानी कि जो लोग आम हाथों में एक दूसरे से शेयर एक्सचेंज करते हैं, फ्री फ्लोट यानी कि जो ट्रेड होता है, उसकी वैल्यू 15 अरब डॉलर नहीं है जितनी उस छोटे से इलाके की है, छोटे से फेस की है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर रियल एस्टेट को ठीक नहीं करेंगे तो आपका सारा काला पैसा वहां जाता रहेगा, डंप होता रहेगा। आपकी इकोनॉमी, जब आप रेट बढ़ाएंगे तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट, शरह सूद, जिसके हाथ में कैश होगा उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कैश हाथों में बहुत ज्यादा है और ज्यादातर ये डंप होता है काला पैसा 2 चीजों में। एक रियल एस्टेट में डंप होता है, दूसरा गोल्ड में डंप होता है। आप जाए ना ज्वेलर्स के पास जाएं, आप कितने ज्वेलर्स जो है डॉक्यूमेंटेड हैं, कहाँ से आता है गोल्ड, वो गोल्ड किसके पास कितना है, कोई कैलकुलेशन है हमारे पास? बिल्कुल। हालांकि दुनिया में गोल्ड लिमिटेड है, आपको पता है? अच्छा, गोल्ड लिमिटेड है। अच्छा, यानी कि गोल्ड हर मर्तबा नहीं बन रहा होता। गोल्ड का एक जो उसका रिजर्व का साइज है वो लिमिटेड है। ठीक। तो इसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना हमारे पाकिस्तान में गोल्ड कितना यूज होता है, कहाँ किसके पास है। जरा करें तो सही। बॉन्ड पे हमने किया, बॉन्ड को हमने ऐसा ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। रियल एस्टेट पे आए, गोल्ड पे आए, आप यकीन करें आप तो ये इग्नोर क्यों है ये सेक्टर्स? मैं आपको टैक्स का बताता हूँ। रियल एस्टेट का टैक्स का पोटेंशियल पता है कितना है? 500 अरब से ज्यादा का एक साल का खाली। अच्छा, यानी कि जो टोटल मार्केट 600 अरब है, 600 अरब डॉलर्स, इसका मैं 5% ले लूं, सिर्फ कितना ले लूं? 5%। यानी कि 30 अरब डॉलर की पूरे साल में, हालांकि 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पोटेंशियल है, मैं सिर्फ 600 ले रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का। 600 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ 30 बिलियन डॉलर ट्रेड हो, यानी कि सिर्फ प्लॉट जो है बिकें और खरीदें और आप बेचें और लें, ठीक। उसमें से उसके ऊपर 10% टैक्स टोटल नहीं लगता। आपकी एक्चुअल जो टैक्स है वो 10%, ये कैपिटल गेन हटा के आपको पता है कितना पोटेंशियल बनता है? 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पोटेंशियल बनता है हर साल। टैक्स का ऐड होगा, यानी कि 500 अरब रुपए तो आपको वैसे सीधा टैक्स से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है रियल एस्टेट से। तो आप रियल एस्टेट क्यों नहीं उसको डॉक्यूमेंट करते? डॉक्यूमेंट कैसे होगा? डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं होगा कि आप प्राइस सेट कर देंगे। आपका काम प्राइस सेट करना नहीं है। आपका काम यह है कि 2 लोग आपस में जब ट्रेड कर रहे हों उसको फॉर्मलाइज कर दें। आप किसी तरह फॉर्मलाइज कर दें कि भाई आप जब रजिस्ट्री के लिए जाएंगे ना,
अपने ट्रांसफर के लिए जाएंगे, उस इदारे का काम यह है कि जब तक आपने मार्केट प्राइस नहीं बताई उसकी, या मार्केट प्राइस ना उसको पता हो, या मार्केट प्राइस किसी तरह वो डिटरमिन ना कर ले, वो जो है ना उसको ट्रांसफर ना करे। हम इतने आराम से जाते हैं अलवीना, करोड़ रुपए का प्लॉट हम 6 लाख रुपए उस पर लिखवाते हैं, 4 लिखवाते हैं, 10 लिखवाते हैं। ये सब चीजें बहुत कॉमन है इंडस्ट्री में। जब कोलाइड सब कर जाते हैं ना, इदारे भी कोलाइड कर जाते हैं, सारे आपस में मिलके सब चल रहा होता है बस काम, तो वो तो कभी भी आपका पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो। तो देखें ये बड़ा हमें, और दूसरा आप बैंक के थ्रू कराएं। जो भी ये किया भी था गवर्नमेंट ने बीच में कि 50 लाख से ऊपर का जो प्लॉट होगा वो बैंक के थ्रू आप पेमेंट करें, ठीक है। यानी तो हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं है ठीक से। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आईपीओ करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी पैसा रेज करने जाती है आम इन्वेस्टर से, उसको पता है इतने जोखिम में पड़ना पड़ता है, इतने रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है, एससीपी से, पीएसएक्स से, कि यार खुदा के लिए मुझे अप्रूव कर दो, मैं आपके यहाँ से पैसा भी लेने आया हूँ, मैं टैक्स भी ज्यादा दूंगा, मैं डिस्क्लोजर भी दे रहा हूँ वो आईपीओ करने के लिए। और कितने का आईपीओ होता है पता है? कम से कम 220 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ रुपए का आईपीओ, इतने का आईपीओ। और ये तो एक छोटे से पीस ऑफ लैंड की कीमत बनती है यहाँ। और एक दूसरी जगह पे कोई भी जिसके पास 1000 गज का प्लॉट है, वो उठा के उस पे एक अनाउंस करता है कि मैं इस पे ना बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, फ्लैट्स खड़े कर रहा हूँ, आप मुझे आके जरा पैसे दे दें, सोशल मीडिया पे डालता है वो जी। स्टॉक मार्केट आईपीओ आप इतनी आराम से मार्केट भी नहीं कर सकते। और ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आप मार्केट करते हैं, खुल के फाइलें लेते हैं और लोग आते हैं आपके पास पैसे लेते हैं, कोई इसके डॉक्यूमेंट ही नहीं करता, कोई इसको रेगुलेट ही नहीं करता। अच्छा, कैसे होगा? 20 से बड़ा एरिया आप आवाम से पैसे ले रहे हैं, एक तरफ स्टॉक मार्केट जो डॉक्यूमेंटेड है वहां पे आप जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक, कैसे हो सकता है? ये जो 20 शहरों से 40 शहरों की तरफ एफपीआर का फोकस है, क्या आपको मजीद लगता है कि ये उल्टा ये खराब होगा इससे? नहीं, देखें पहला स्टेप तो लिया ना, कुछ स्टेप तो लिया ना, ये अच्छा तो किया ना, कुछ तो स्टेप लिया ना, होने से बेहतर है। साथ साथ ये करें कि कुछ ऐसा एक, मैं आपको दुबई की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ ना एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपके पास ऐप होगी जी। आप अगर रेंट पे अपना घर देते हैं ना, आपको उस पे डालना जरूरी है जी। और वहाँ पे रेंटल्स आ रहे होते हैं कि ऑन एवरेज किस इलाके के रेंटल्स कितने चल रहे हैं। वहाँ पे एक और अथॉरिटी भी है बिल्डर्स के लिए, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जो कि इनको पूरा अथॉरिटीज तो बहुत है। आप एक काम ये देखें कि आप अगर कोई चीज बेचती है ना, लैंड बेचती है, खरीदती है, या कोई घर खरीदती है, बेचती है, या ऑफिस, कुछ भी कोई लैंड की ट्रेड होती है, उसके ऊपर एक ट्रेड डॉक्यूमेंटेड है कि भाई कहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, रीसेंट ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, हिस्ट्री क्या कह रही है, इतना डॉक्यूमेंटेड आप क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे खुरम साहब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, यहाँ पे तो इंक्रोचमेंट्स है, हर दूसरे दिन इंक्रोचमेंट की जो है वर्डिक्ट आ जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स, और पूरे मकानात खड़े हो जाते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद एसपीसीए, केडीए, एमडीए सारे इदारे हैं, और उसके बाद ये वर्डिक्ट आ जाता है। यहाँ पे ये होना चाहिए जिसने अलाउ किया उसको पकड़े पहले। एग्जैक्टली सर, दिस इज माय कंसर्न। ये उसको पकड़े, उसको लटकाएं, जो भी डिपार्टमेंट वो गायब है, नंबर 1 उसको करें जी। दूसरा फिर लोगों को जगह दें पहले तो, जो बेचारे अफेक्टीज हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किसी के लिए। तीसरी चीज ये करें कि उनको वापस भी दें पैसा जो उनके लगा बेचारों का। हम उल्टा शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत ही आधा इंसाफ जो कि बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है लोगों को और तकलीफ में लोगों को डाल रहा है। ठीक करना सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स, अगेन मैं बोलूंगी जुडिशियल सिस्टम के साथ साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों का किरदार है। हुकूमत भी फेल्ड दिखाई दे रही है, और कोई नोटिस ना आए हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ एक कमेंट करें एक जनरल सिटीजन के मुताबिक, और ये लोगों का एक दुख और दर्द है जो कि एक जेन्युइन है। लोग जो है ये रिलीफ चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि सब्स्टिट्यूट दिया जाए, कोर्ट्स कह रही हैं हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, बिल्डर देगा, बिल्डर कहाँ देगा, बिल्डर का भी नुकसान हो गया। एसबीसी और केडीए और बाकी के जो इदारे हैं जिन्होंने ये सब किया, वो किधर है, वो सारे लोग? Now this is a question जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट खामोश दिखाई दे रही है। नहीं, दोनों का एक कसूर है, दोनों कर सकते हैं, दोनों मिलके काम करना पड़ेगा, वरना आवाम को डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी दोनों मिलके दे सकते हैं। अदरवाइज वैसे आपकी बात साहब, ऐसे लोगों की कॉल्स आ रही हैं जो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही गरीब लोग, और वो जब ये बता रहे होते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है कि हम हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। समझ रही हैं कि आम आवाम का पैसा रियल एस्टेट के थ्रू से कोई अंधा है, कोई अंधा आदमी कोई दूसरे समोसे बेचने वाला है, उनके घर गिरा रहे हैं सर। घर तो बनता भी सदियों में है, और उनके पास एनओसीज मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसमें आम आदमी का क्या कसूर? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि जो घर है या प्रॉपर्टी है वो तो सदियों में कोई बना पाता है। बिल्कुल ठीक है, अब वो तो एक मरतबा गई तो हो गया ना खत्म। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में या दूसरे एसेट क्लासेस जो होती हैं उसमें तो ये होता है कि आपने थोड़े से पैसे लगाए, आपने लिए, वो लॉस हुआ, फिर आपने कहीं कोशिश करके कर लिया, उसमें इतने रेगुलेशंस हैं और होना भी चाहिए कि पब्लिक से जो पैसा रेज करे उसको इतने आराम से आप रेज ना करने दें। और रियल एस्टेट में तो रोज हो रहा होता है, आप जाएं सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां पे ना रोज आ रहा होता है कि जी आज ये प्लॉट, ये फलाना टाउन, फलाना ये, इसकी इतने पैसे जो है ना आपको दें, और ये ऐसे 100% रिटर्न है, कंफर्म गारंटी रिटर्न।
जी। मैं आपको ये बताऊं, गारंटीड को कोई वर्ड यूज करता है ना, उसको आप पिनलाइज करें, कोई गारंटी कर ही नहीं सकता रिटर्न की। बिल्कुल। तो देखें, बात ये है कि अपने रेगुलेशंस को, शुरू वाली जो मैंने बात की, आप वो रिकॉल करें कि कम रेगुलेशंस लेकिन इफेक्टिव रेगुलेशंस करें और सबको बैलेंस करें, सारी एसेट क्लासेस को अक्रॉस द बोर्ड। जो पॉलिसी है ना, कंसिस्टेंसी लेकर आए। एक पॉलिसी एक होगी, दूसरी कहीं और होगी, तो वो नेचुरली डिसबैलेंस क्रिएट होगा। एक जगह नुकसान हो रहा होगा, दूसरी जगह भी नुकसान हो रहा होगा, तो लोग बेचारे हमेशा जो है ना सफर करेंगे, महंगाई से भी, इस तरह की अपनी सेविंग्स भी लूज करेंगे, और आपके यहाँ जो है ना वो अनरेस्ट रहेगा हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम साहब की कुछ चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो उसमें शामिल ये है कि हमारे पास बहुत हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज मौजूद है। जिस तरीके से रियल स्टेट की उन्होंने बात की, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हाई पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनडॉक्यूमेंटेड और अनरेगुलेटेड है। साथ ही साथ गोल्ड इंडस्ट्री के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी सख्त फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी अनडॉक्यूमेंटेड है और इसका भी जो है कोई कंट्रोल किसी रेगुलेटरी बॉडी के तहत नहीं है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी में एक पिवटल रोल प्ले करती है। वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह और भी दीगर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि रेगुलेट करें सारे प्रोसेस को। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है डिस्टेबलाइज अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जहाँ पर डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो किसी न किसी तरीके से हमें अफेक्ट करती दिखाई दे रही हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।